बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। सम्राट सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार अब बेहद करीब माना जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बंगाल चुनाव के नतीजों के ठीक 2 ही दिन बाद यानी 6 मई को बिहार में नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण हो सकता है। फिलहाल 15 अप्रैल से एक मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम के साथ सरकार चल रही है, लेकिन अब इसे पूर्ण रूप देने की तैयारी तेज हो गई है। कैबिनेट की लिस्ट को अंतिम रूप देने के लिए बीजेपी और जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व लगातार पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर चला रहे हैं। 1 मई को दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की अहम मुलाकात हुई। इसके बाद 2 मई को पटना में सीएम सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार और विजय चौधरी के साथ बैठक की और फिर दिल्ली रवाना हो गए। रविवार को दिल्ली में सम्राट चौधरी ने नितिन नवीन और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर कैबिनेट लिस्ट को लगभग फाइनल कर दिया है। भाजपा 10 मंत्रियों को रिपीट कर सकती है, 3 नए चेहरे कैबिनेट में शामिल होंगे और आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में हम यही जानेंगे कि क्या सम्राट चौधरी अपने करीबियों को कैबिनेट में शामिल करेंगे या फिर विजय सिन्हा के साथ किस भूमिहार नेता को जगह मिल सकती है और जेडीयू ईबीसी कोटे से किसे मंत्री बनाया जाएगा, कितने नए चेहरों को मौका मिल सकता है, सब बताएंगे आपको। बने रहिए वीडियो के अंत तक। बीजेपी में भूमिहार चेहरे पर बड़ा मंथन, नाराज वोट बैंक को साधने की कोशिश। बिहार की सियासत इस समय पूरी तरह से कैबिनेट विस्तार के इर्द गिर्द ही घूम रही है और सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी एक मुद्दे पर हो रही है तो वो है बीजेपी के अंदर भूमिहार चेहरे को लेकर चल रहा मंथन। मौजूदा समय में बिहार में भूमिहार समाज को बीजेपी का सबसे लॉयल वोट बैंक माना जाता है। ये वही वर्ग है जिसने लंबे समय तक पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहकर उसे राजनीतिक ताकत दी है। लेकिन हाल ही के कुछ फैसले, खास करके सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाए जाने और यूजीसी प्रकरण के बाद यही वर्ग पार्टी से नाराज बताया जा रहा है और यही वजह है कि अब बीजेपी इस नाराजगी को समझते हुए डैमेज कंट्रोल की रणनीति पर काम कर रही है ताकि इस वर्ग को फिर से अपने साथ मजबूती से जोड़ा जा सके। इसी कड़ी में जब मंगल पांडे विधायक बने और ब्राह्मण कोटे की सीट खाली हुई तो पार्टी ने उस जगह पर भूमिहार समाज से आने वाले और संगठन के पुराने वफादार कार्यकर्ता अरविंद शर्मा को विधान परिषद भेजा। ये फैसला अपने आप में एक बड़ा संकेत माना गया कि पार्टी भूमिहार समाज को लेकर गंभीर है और उन्हें साधने की कोशिश कर रही है। अब बीजेपी के सूत्रों की माने तो इस बार के कैबिनेट विस्तार में पार्टी भूमिहार कोटे से 2 मंत्रियों को जगह दे सकती है। ये फैसला सिर्फ राजनीतिक संतुलन के लिए ही नहीं बल्कि सामाजिक समीकरण को ठीक करने के लिए भी अहम माना जा रहा है। विजय सिन्हा का नाम इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है और उनका सम्राट कैबिनेट में मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। भले ही कुछ दिनों पहले उनकी नाराजगी की खबरें सामने आई थी, लेकिन पार्टी के टॉप लीडरशिप के संदेश के बाद ये माना जा रहा है कि अब वो मान गए हैं और कैबिनेट का हिस्सा बनने के लिए भी तैयार है। विजय सिन्हा के बाद एक और भूमिहार विधायक को कैबिनेट में जगह मिलने की संभावना है। इसके लिए 3 नामों की चर्चा जोर शोर से हो रही है। अरवल से विधायक मनोज शर्मा, भागलपुर से वेपुर से विधायक इंजीनियर शैलेंद्र और जाले के विधायक जीवेश मिश्रा का नाम इस लिस्ट में शामिल है। खास बात यह है कि इंजीनियर शैलेंद्र और मनोज शर्मा को सम्राट चौधरी का करीबी माना जाता है, जिससे उनकी दावेदारी और ज्यादा मजबूत हो जाती है। अगर पटना की बात करें तो यहाँ से भी कैबिनेट में बदलाव की संभावना दिखाई दे रही है। नवंबर में बनी एनडीए सरकार को देखें तो बीजेपी ने पटना से 2 विधायकों को मंत्री बनाया था, जिनमें ओबीसी कोटे से आने वाले रामकृपाल यादव और स्वर्ण कोटे से नितिन नवीन शामिल थे। अब नितिन नवीन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं, जिससे उनकी मंत्री वाली सीट खाली हो गई है। इस खाली जगह को लेकर भी पार्टी के अंदर काफी चर्चा हो रही है। स्वर्ण कोटे से पार्टी के पास फिलहाल पटना में 2 चेहरे हैं, जिनमें एमएलसी अनामिका सिंह और विक्रम के विधायक सिद्धार्थ सौरभ का नाम शामिल है। लेकिन एक अहम बात यह भी है कि बीजेपी के पास इस समय एक भी कायस्थ विधायक नहीं है, जिससे इस वर्ग को लेकर संशय बना हुआ है।
इस बीच बीजेपी के सूत्रों की माने तो पार्टी पटना से इस बार ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के चेहरे को मौका दे सकती है। इस लिस्ट में दीघा के विधायक संजय चौरसिया का नाम सबसे आगे चल रहा है और इसके साथ ही सीतामढ़ी के विधायक सुनील पिंटू का नाम भी चर्चा में है। तो वहीं रामकृपाल यादव के बारे में ये माना जा रहा है कि वो नए कैबिनेट में भी बने रह सकते हैं और उनका अनुभव पार्टी के लिए बेहद काम आ सकता है। अगर पूरे कैबिनेट की तस्वीर को देखें तो बीजेपी इस बार 70% पुराने चेहरों को ही रिपीट करने की तैयारी में है। इसका मतलब साफ है कि पार्टी बहुत बड़ा बदलाव करने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं है और स्थिरता बनाए रखना चाहती है। हालांकि सम्राट चौधरी अपनी पसंद के 2 से 3 नए चेहरों को जरूर कैबिनेट में शामिल करने वाले हैं, जिससे उनकी अपनी टीम भी मजबूत हो सके। इसके अलावा पुरानी कैबिनेट के 1 या 2 ऐसे चेहरों को हटाया जा सकता है जिन्हें नॉन परफॉर्मिंग माना जा रहा है। साथ ही पार्टी अपने मजबूत इलाकों जैसे कि मिथिलांचल और चंपारण से भी 2 नेताओं को कैबिनेट में शामिल करने पर विचार कर रही है ताकि क्षेत्रीय संतुलन जो है वो बना रहे। जेडीयू में जनरेशनल शिफ्ट की शुरुआत, 6 पुराने 6 नए चेहरों को मौका संभव। दूसरी तरफ जेडीयू की स्थिति भी काफी ज्यादा दिलचस्प है। पार्टी इस समय एक तरह के संक्रमण काल से गुजर रही है, जहां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के नेतृत्व शिफ्ट हो रहा है। नीतीश कुमार के बाद अब धीरे धीरे उनके बेटे निशांत कुमार को आगे लाने की चर्चा तेज हो गई है। लेकिन फिलहाल पार्टी की रणनीति ये है कि निशांत कुमार को सीधे सरकार में शामिल करने के बजाय उन्हें संगठन की जिम्मेदारी समझाई जाए। खुद निशांत भी इस समय सरकार से ज्यादा संगठन को समझने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं और यही कारण है कि कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं के बीच वो बिहार यात्रा पर निकल गए हैं। कि निशांत के करीबी के अनुसार फिलहाल निशांत कुमार सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे और वो संगठन पर ही ध्यान देंगे। ये रणनीति इसलिए भी अहम है क्योंकि पार्टी को अपनी पकड़ मजबूत करने के साथ साथ सरकार में अपनी हिस्सेदारी भी बनाए रखनी है। जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद पार्टी में असंतोष की स्थिति बन गई थी। ऐसे में पार्टी नए चेहरों पर दाव लगाने के बजाय पुराने और भरोसेमंद चेहरों को ही कैबिनेट में मौका दे सकती है। जेडीयू कोटे से करीब 14 मंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। नवंबर में बनी सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कुल 9 मंत्रियों ने शपथ ली थी। इस समय जेडीयू के 2 नेता विजय चौधरी और विजेंद्र यादव डेप्यूटी सीएम हैं। इनके अलावा 6 ऐसे नेता हैं जो पहले भी मंत्री रह चुके हैं और पूरी उम्मीद है कि वो फिर से मंत्री बनेंगे। इसके साथ ही करीब 6 चेहरे को नए मौका दिया जाएगा। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पहले ही संकेत दे चुके हैं कि इस बार युवा नेतृत्व को भी सरकार में जगह दी जाएगी, जिससे ये साफ है कि टीम निशांत के कुछ विधायक भी मंत्री बन सकते हैं। अगर सामाजिक समीकरण की बात करें तो जेडीयू अपनी पुरानी रणनीति पर ही आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार ने अपनी राजनीति में जो सामाजिक समीकरण बनाया था उसमें कुर्मी कुशवाहा के साथ ईबीसी और दलित वर्ग को भी खास महत्व दिया गया था। इसके अलावा स्वर्ण वर्ग में खासकर की भूमिहार के एक हिस्से का समर्थन भी उन्हें मिलता रहा है। 2005 से लेकर 2025 तक के कैबिनेट गठन को देखें तो जेडीयू ने हमेशा से ईबीसी और दलित वर्ग को ज्यादा मौका दिया है, जबकि स्वर्ण वर्ग से सीमित संख्या में ही मंत्री बनाए गए हैं। मौजूदा मंत्रियों की सूची देखें तो इसमें ईबीसी की संख्या सबसे ज्यादा कम है। इसके अलावा कुशवाहा और दलित वर्ग की भी संख्या कम है। ऐसे में लगभग तय माना जा रहा है कि इस बार नए मंत्रियों में इन वर्गों को ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। ये फैसला सिर्फ राजनीतिक मजबूरी नहीं है बल्कि सामाजिक संतुलन बनाए रखने की रणनीति का भी हिस्सा है। तो वहीं दूसरी तरफ सबसे ज्यादा सस्पेंस उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को लेकर बना हुआ है। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि बीजेपी ने उनके बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाने के लिए पार्टी के विलय की शर्त रखी है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा इसके लिए तैयार नहीं नजर आ रहे हैं और वो अपनी पार्टी का अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं। दरअसल नवंबर 2025 में बनी सरकार में दीपक प्रकाश को बिना किसी सदन का सदस्य बने ही मंत्री बना दिया गया था, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा फैसला था। अब जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए हैं तो बीजेपी चाहती है कि आरएलएम का विलय उसके साथ हो जाए ताकि राजनीतिक समीकरण और ज्यादा मजबूत हो सके। लेकिन इस मुद्दे पर अंतिम फैसला अभी टॉप लीडरशिप को ही लेना है। इसके अलावा चिराग पासवान की एलजेपी-आर ने
2 नेताओं को मंत्री बनाए जाने की संभावना नजर आ रही है, जबकि हम की तरफ से संतोष मांझी का रिपीट होना लगभग तय माना जा रहा है। अगर पूरे कैबिनेट के फॉर्मूले की बात करें तो इस विस्तार के बाद बिहार में एक फुल फ्लेज्ड सरकार बनने की उम्मीद है, जिसमें कुल 32 से 33 मंत्री हो सकते हैं। इस फॉर्मूले के अनुसार बीजेपी के 15, जेडीयू के 14, एलजेपी आर के 2, हम के 1 और आरएलएम के 1 मंत्री शामिल होंगे। ये संख्या पिछले कैबिनेट से ज्यादा होगी, जिसमें बीजेपी के 14, जेडीयू के 9, एलजेपी आर के 2, हम के 1 और आरएलएम के 1 मंत्री थे। अब सबकी नजर 6 मई पर टिकी हुई है, जब ये साफ हो जाएगा कि किसे मौका मिला है और किसे इंतजार करना पड़ेगा, और यही तय करेगा कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति किस दिशा में जाएगी। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी? आपको क्या लगता है कि वो कौन से नए चेहरे होंगे जो इस कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे, और वो कौन से करीबी चेहरे सम्राट चौधरी के होंगे जिन्हें वो खुद कैबिनेट में शामिल करने का प्रस्ताव रख सकते हैं? अपने हम सोच विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।